वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग एमसीक्यू की फॉर्म में कवर अप कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। इन टोटल 3000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स आरओ, बीईओ और यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम हो, इसके अलावा उत्तराखंड की आप तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की, बिहार पीसीएस की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की, तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आज और अभी से स्टार्ट करिए इकोनॉमी वाले सेक्शन को, क्योंकि इसी में जो है स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर लापरवाही करते हैं और समझते हैं कि इकोनॉमी को अरे छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे इसको। ठीक है, सो इकोनॉमी अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप यकीन मानिए आप दूसरों से बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। सो यहाँ पर हर एक वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में ताकि वो लोग भी इस इनिशिएटिव का बेनिफिट उठा पाएं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले खुद से कोशिश करिए क्वेश्चंस को करने की, उसके बाद जो मैं यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा उससे मैच कराइए और देखिए कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं 5वें सेशन को। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए सिंपली प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को देखिए। चलिए, सो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोग बात करेंगे सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था की टास्क फोर्स भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है। अब ये स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, या फिर ये आपका स्वीडन है, या फिर फ्रांस। तो सही आंसर क्या आएगा आपका नॉर्वे। सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकोनॉमी, इसके लिए टास्क फोर्स भारत और नॉर्वे के बीच में एक सहयोग किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर बात करी गई है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा किसको माना जाएगा? जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, या फिर इसकी इमारतें, या फिर दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं उसको, और मशीनों का जो स्टॉक है उसे, या फिर कामकाजी आयु वर्ग में जनसंख्या का आकार, या फिर समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि समाज में आपसी विश्वास कैसा है और सद्भाव है कि नहीं, इसी को माना जाएगा सामाजिक पूंजी। ठीक है, जो कि आज की डेट में अगर हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप अच्छे समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। बट ये जो सामाजिक पूंजी है उसका हिस्सा जो मेनली है वो क्या है? समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव पूंजी निर्माण एक अवधारणा के रूप में एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है जो सक्षम बनाता है किसमें? किसी देश के व्यक्ति का अधिक पूंजी संचय करना, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमता में वृद्धि करना, मूर्त धन का संचय, या फिर अमूर्त संपत्ति का संचय। तो किसमें ये यहाँ पर ये बढ़ावा देता है या फिर किसको सक्षम बनाता है? ठीक है, तो मतलब मानव पूंजी निर्माण जो है, जो एक अवधारणा के रूप में एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है, और ये सक्षम किस चीज़ में बनाता है? तो ये सक्षम बनाता है आपका देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, दूसरा अमूर्त संपत्ति का संचय। ठीक है, इन दो चीज़ों में सक्षम बनाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौशल विकास कार्यक्रम ये बढ़ाता है क्या? मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, या फिर निश्चित पूंजी। तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, मानव पूंजी, ह्यूमन रिसोर्स, इसको बढ़ाता है आपका कौशल विकास कार्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका मानव पूंजी निर्माण पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता? शिक्षा पर, चिकित्सा देखभाल पर, प्रशिक्षण पर, या फिर सिंचाई पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि सिंचाई पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता मानव पूंजी निर्माण का। ठीक है, मतलब मानव पूंजी निर्माण पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता सिंचाई का, बाकी शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और प्रशिक्षण पर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 91 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव पूंजी में निवेश बढ़ने से क्या होता है? संसाधनों का उचित उपयोग होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, कौशल विकास, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जब मानव पूंजी में निवेश बढ़ता है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, उस वजह से क्या होता है? संसाधनों का उचित उपयोग हो पाता है, उत्पादकता में वृद्धि हो पाती है और कौशल विकास भी
होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन करा है तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा ना करवाया गया हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जिनको करवाया गया है, और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताना सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप पे ना फंसें। आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है। एक साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए, और उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश ये कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? श्रीलंका। श्रीलंका जो है वृद्ध जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है साउथ एशिया में। भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्ध पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन कहाँ पर है? इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है समावेशी विकास के लिए आवश्यक होगा बुनियादी सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? समावेशी विकास के संदर्भ में ये जो दिया गया है तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि बुनियादी सुविधाओं का विकास होना बेहद ज़रूरी है। समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका यहाँ पर विकास हो और पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित भी रख पाएँ। ठीक है, तो इसमें कृषि का पुनरुद्धार होना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होना, ये सभी कुछ इसके अंदर आता है इंक्लूसिव ग्रोथ में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किससे समावेशी विकास के बढ़ने की उम्मीद नहीं है? अब किससे उम्मीद नहीं है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, किसानों को पर्याप्त ऋण। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तीन तो ठीक है, जबकि जो पहला वाला है यहाँ पर राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बढ़ने की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से समावेशी शासन का अंग कहा जा सकता है? मतलब किसको जो है समावेशी शासन का अंग कहा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला यहाँ पर है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति देना। ठीक है, या फिर सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियों की स्थापना करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाना और मध्याह्न भोजन योजना
को सुदृढ़ बनाना। तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो इनकी वजह से जो है वो समावेशी विकास बढ़ेगा, मतलब उसमें फ़ायदा होगा और वो एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जबकि गैर बैंकिंग NBFCs जो हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, इनको बैंकिंग करने की अनुमति देने से कोई इसका बेनिफिट नहीं होने वाला, मतलब ये अनिवार्य रूप से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 स्टेटमेंट इंक्लूड होने चाहिए। सो ऑप्शन सी जो है जिसमें केवल 2, 3 और 4 है, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है, कौन है जो सहायता कर सकता है। तो अब इसमें आपको यहाँ पर ये दिए हुए हैं। पहला है स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है, इनकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना, ये वाली बात भी सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा आंसर वो होगा। बात करते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर एक नया अध्याय पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। तो कौन से आर्थिक सर्वेक्षण में इसको पेश किया गया? तो 97 नंबर का ये क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा आपका? 2011-12। इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पर एक नया चैप्टर रखा गया आर्थिक सर्वेक्षण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर पूछा गया है पूर्ण और प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाती है यदि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है, ये जो है आपका पूर्ण और प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाती है अगर गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा गया है आनुवांशिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, मत्स्य पालन, शिकार और खनन। इसमें से कौन सा है जो कि आनुवांशिक उद्योग में शामिल है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि कृषि। इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है एशिया में मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है कहाँ पर? बांग्लादेश में, भारत में, इंडोनेशिया में या फिर नेपाल में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी कि नेपाल। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रीवियस वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए, हर एक क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिए और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं जो डायरेक्टली हैं उनको आप याद रखिए ताकि जो आने वाले एग्जाम्स हैं अगर उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे और यहीं से आएगा, इसके बाहर कुछ आएगा भी नहीं। सो इन 3000 क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर मेरे साथ में कवर अप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और जितना भी आप पढ़ें उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।